नमस्कार, आप सभी का जीएस क्रूज में स्वागत है। आप सभी दोस्तों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम अपने राष्ट्रीयता के प्रतीक भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास को डिस्कस करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से राष्ट्रीय ध्वज का विकास प्रारंभ होता है और यह अपने वर्तमान स्वरूप को ग्रहण करता है। जो भी दोस्त चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे उन्हें आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस और अपडेट्स समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय ध्वज का विकास प्रारंभ होता है बंगाल विभाजन के वर्ष यानी कि 1905 से। इससे पूर्व हमारे पास कोई ऐसा ध्वज नहीं था जिसकी स्वीकार्यता अखिल भारतीय स्तर पर हो। आप सभी ने पढ़ा होगा 1857 की क्रांति में प्रतीक चिन्ह बनाया जाता है कमल और रोटी को, लेकिन इस समय हमारे पास कोई ऐसा ध्वज नहीं था जो राष्ट्रीय स्तर का हो। इसके लिए पहला प्रयास किया जाता है 7 अगस्त 1906 को। एक ध्वज को पारसी बागान चौक कलकत्ता में एस.एन. बनर्जी के द्वारा 101 पटाखों की सलामी के साथ फहराया जाता है। इस ध्वज की खासियत को जान लेते हैं। तो इस ध्वज में लाल, पीले और हरे रंग की पट्टी होती है। इस पर 8 कमल के पुष्प अंकित होते हैं और बीच में देवनागरी लिपि में वंदे मातरम लिखा होता है। वह ध्वज कुछ इस प्रकार से था। इसमें हरी पट्टी पर 8 कमल के पुष्प बने हुए थे, जो कि भारत के 8 प्रांतों को प्रदर्शित करते हैं। पीली पट्टी पर देवनागरी लिपि में वंदे मातरम अंकित था। इसके बाद दूसरा ध्वज 22 अगस्त 1907 में फहराया जाता है। इसमें झंडे का स्वरूप थोड़ा सा बदला रहता है। यह ध्वज मैडम भीकाजी कामा के द्वारा, जो कि एक विदेशी पारसी महिला थी, इनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन जो कि स्टुटगार्टन जर्मनी में संपन्न हो रहा था, वहां पर फहराया गया। दोस्तों, इस झंडे का डिज़ाइन श्याम जी कृष्ण वर्मा, वीर सावरकर और मैडम कामा जी के द्वारा तैयार किया गया था और यह ध्वज कुछ स्वदेशी आंदोलन वाले ध्वज से मिलता जुलता था, जो कि अभी हमने देखा। और यह ध्वज 1917 के कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन का गवाह रहा है, क्योंकि 1917 का अधिवेशन स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक विशेष मोड़ था। इसके बाद तीसरा ध्वज एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक द्वारा होम रूल आंदोलन के दौरान फहराया जाता है। इस ध्वज की खासियत को जान लेते हैं। इसमें 5 लाल और 4 हरी पट्टियां क्षैतिज रूप में एकांतर क्रम में बनी होती हैं, जिस पर बाएं ओर कोने में यूनियन जैक यानी कि ब्रिटिश झंडा और साथ ही सप्तऋषि के अभिविन्यास में 7 तारे बने होते हैं और चांद तारा बना हुआ था। होम रूल आंदोलन के दौरान बना हुआ झंडा कुछ इस प्रकार से था। आप देख पा रहे हैं, इस पे 5 पट्टियां लाल रंग की और 4 हरी रंग की पट्टियां हैं। कोने पर बाएं यूनियन जैक बना हुआ है और सप्तऋषि के अभिविन्यास में 7 तारे अंकित हैं और कोने पर चांद तारा अंकित है। दोस्तों, यह झंडा एक सिंबल था यह बताने का कि भारत की राष्ट्रीयता पर यूनियन जैक यानी कि ब्रिटिशर्स का अधिकार हो गया है, हमें इनसे मुक्ति पानी है। और सप्तऋषि तारा और चांद तारा 2 समुदायों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, सप्तऋषि हिंदू समुदाय को और चांद तारा मुस्लिम समुदाय को। इसके बाद चौथा ध्वज 1921 में बिजवाड़ा में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र के दौरान बनाया गया था। यह ध्वज प्रदेश के ही एक युवक के द्वारा निर्मित किया गया था और गांधी जी को भेंट किया गया था। इस ध्वज में लाल व हरे रंग से निर्मित पट्टियां थीं, जो कि 2 समुदायों को बताती थीं, उनका प्रतिनिधित्व करती थीं। लाल हिंदू समुदाय का प्रतिनिधित्व करती थीं और हरे रंग की पट्टी मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करती थी। लेकिन गांधी जी ने इस ध्वज के विषय में सुझाव दिया कि देश के शेष समुदायों का प्रतिनिधित्व भी इस ध्वज में होना चाहिए। इसके लिए एक सफ़ेद पट्टी और उस पर राष्ट्र के प्रगति का संकेत देने के लिए एक चरखा बनाया जाए। तो इस प्रकार से एक झंडा अस्तित्व में आता है। वह झंडा कुछ इस प्रकार का होता है, ऊपर सफ़ेद पट्टी, बीच में हरी पट्टी, नीचे लाल पट्टी और इसके पृष्ठभूमि पर बना हुआ है एक चरखा। इसके बाद राष्ट्रीय ध्वज के संदर्भ में एक विशेष वर्ष आता है। इसमें 2 अप्रैल 1931 को तिरंगे को
हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने हेतु एक प्रस्ताव पारित किया जाता है और इसमें 7 सदस्यीय समिति बनाई जाती है, जिसके सदस्य नेहरू, मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, मास्टर तारा सिंह, डॉक्टर NS भाटीकर और दत्तात्रेय बालकृष्ण कालीकर सम्मिलित रहते हैं। इस समिति के द्वारा जो स्वीकार्य ध्वज होता है वह बिल्कुल हमारे वर्तमान ध्वज का निकटतम पूर्वज रहता है। इसमें केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग की पट्टी होती है और सफ़ेद पट्टी पर मध्य में चरखा बना होता है। समिति द्वारा स्वीकृत झंडा कुछ इस प्रकार से था। केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग की पट्टी थी। सफ़ेद पट्टी पर गांधी जी का चरखा अंकित किया गया था और यह उस समय के जन भावना का प्रतीक भी था, जिसने अनेक समुदाय वर्गों के लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ रखा था। इसके बाद हमारा वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज स्वरूप में आता है। इसका डिजाइन तैयार किया जाता है पिंगली वेंकैया के द्वारा। कई बार परीक्षाओं में यह प्रश्न बन चुका है कि राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो इसका सही जवाब है पिंगली वेंकैया। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे आज़ाद भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता दी। दोस्तों, इसमें चरखे के स्थान पर सफ़ेद पट्टी पर सम्राट अशोक के धर्म चक्र को बनाया गया था और इस प्रकार से आज़ादी की लड़ाई में अगुआ कांग्रेस का जो तिरंगा था उसी को स्वतंत्र भारत का निशान बनाया गया और इसे 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 के बीच स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में पहली बार स्थापित किया गया। दोस्तों, भारत में तिरंगे का अर्थ होता है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और इसमें 3 पट्टियां होती हैं, बिल्कुल समान अनुपात में होती हैं और इसके लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:3 होता है। सफ़ेद पट्टी पर अंकित चक्र का व्यास लगभग सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होता है और इसमें आप सभी जानते हैं 24 तिल्लियां होती हैं जो कि दिन के 24 पहर को प्रदर्शित करती हैं। दोस्तों, आज़ाद भारत का झंडा होने के बावजूद भी इसको बनाने और फहराने के कुछ नियम निश्चित किए गए हैं। तिरंगे के सम्मान का जिक्र प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑर्डर एक्ट 1971 में किया गया है और इस एक्ट में अगर ध्वज का तिरस्कार होता है तो इसके लिए सेक्शन 2 में राष्ट्रीय ध्वज के तिरस्कार के संदर्भ में 3 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, आज़ादी के करीब 6 दशक बाद तक भी नागरिकों को अपने घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में ध्वज फहराने की इजाज़त कानूनी तौर पर नहीं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक PIL डाला गया जिसके निपटारे के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने जनमानस को कुछ शर्तों के साथ तिरंगा फहराने की इजाज़त दे दी और इसे सुप्रीम कोर्ट ने मूलभूत अधिकार का हिस्सा भी बताया है। इसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा फ्लैग कोड को संशोधित किया गया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 26 जनवरी 2002 से भारत सरकार ने सभी नागरिकों को किसी भी दिन राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का अधिकार दिया, लेकिन एक शर्त रखा कि ध्वज का अपमान नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आपके लिए यह जानना भी बेहद आवश्यक है कि जो हम सड़कों या बाज़ारों से गैर अधिकृत ध्वज खरीदते हैं, यह न केवल ध्वज का अनादर है बल्कि साथ ही साथ कानून के लिहाज से भी एक वर्जित कृत्य भी है। इसके लिए सज़ा भी हो सकती है। आधिकारिक राष्ट्रीय ध्वज निर्माण करने का अधिकार भारत में केवल एक ही इंस्टीट्यूशन को दिया गया है, कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ फेडरेशन इसका नाम है और यह कर्नाटक के दूसरे सबसे बड़े शहर हुबली में स्थित है। इसको यह जिम्मेदारी 2005 से सौंपी गई थी। दोस्तों, समझ लेते हैं फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा बनाया गया था। इसके कुछ नियम हैं। इसमें तिरंगे के 9 आकार, कुल 9 आकार निर्धारित किए गए हैं। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 को सुविधा के अनुसार 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसके तीनों भागों को हम समझ लेते हैं। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में प्रथम जो भाग है इसमें राष्ट्रीय ध्वज का सामान्य विवरण दिया गया है। दूसरे भाग में जनता, निजी संगठनों और शैक्षिक संस्थानों आदि के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के विषय में बताया गया है और तीसरे भाग में केंद्रीय और राज्य सरकारों
तथा उनके संगठनों और अभिकरणों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के विषय में जानकारी है। इस प्रकार हमने भारत के राष्ट्रीय ध्वज के विषय में जानकारी हासिल की। आई होप ये चीज़ आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशंस और अपडेट्स समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।